Okay, so this is the doubt class for gaseous state. पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इन अ gaseous system and the deviation of gases from ideal behavior. गैसेस आइडियल बिहेवियर से किस प्रकार से डेविएट करती हैं. आद्य गुप्ता, आयुष. हेलो. हाँ जी. हेलो हाँ बोलो. सर, मैं ये पूछ रहा था कि अभी मैंने थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन करी, तो आपने कुछ पढ़ाया तो नहीं. थैंक यू सर. और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आपने लिख के दिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन गैस का ग्राफ. गैसेस जो रहती हैं उनके लिए Z 1 होना चाहिए, लेकिन कई गैसेस के लिए Z 1 से बड़ा होता है. प्रेशर बढ़ाने पर और बड़ा होता जाता है, लाइक हाइड्रोजन के लिए. तो ये Z 1 से बड़ा है, मतलब PV ग्रेटर देन nRT है, बिकॉज Z PV अपॉन nRT होता है. तो Z का 1 से बड़ा होना मतलब PV का nRT टर्म से ज्यादा होना. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन. लेकिन नाइट्रोजन गैस के लिए Z 1 से छोटा होता है और प्रेशर बढ़ाने पर और छोटा होता है, तो Z का 1 से छोटा होना नेगेटिव डेविएशन है. मतलब PV की वैल्यू nRT टर्म से छोटी आती है उसके लिए. हालांकि हाई प्रेशर रीजन में सारी गैसेस के लिए Z 1 से बड़ा ही रहता है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है गैसेस का. अगला क्वेश्चन, लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन था अ गैस कैन लिक्विफाई बाय प्रेशर अलोन व्हेन इट्स टेम्परेचर इज. ये गैस के लिक्विफिकेशन के बारे में जो बात है को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो ये वहां पर समझ आएगा. अभी इसको थोड़ा सा एज इट इज छोड़ दे. क्या H2 एंड हीलियम आर द ओनली गैसेस विच Z ऑलवेज पॉजिटिव? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z ग्रेटर देन 1 आता है टेम्परेचर 273 केल्विन पर. इनके लिए भी Z 1 से छोटा आ सकता है अगर हम टेम्परेचर को ओवर कर दें. तो जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसी गैस है. अगर हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दें तो हम नाइट्रोजन गैस के लिए भी Z 1 से बड़ा ले सकते हैं. इसलिए ये कोई फिक्स बात नहीं है. अगला क्वेश्चन पूछा किसी ने, इस कर्व में मिनिमा के कर्व से वैल्यू ऑफ लिक्विफाइबिलिटी कैसे रिलेटेड है? पिछली क्लास में मैंने बताया था Z वर्सेस P ग्राफ में जो गैस ज्यादा इजीली लिक्विफाइबल होती है उसके लिए Z उतना ज्यादा नीचे जाता है. अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मीथेन को लिक्विफाई करना सबसे आसान है एज कंपेयर टू, और उसको लिक्विफाई करना और आसान है एज कंपेयर टू नाइट. द ईज ऑफ लिक्विफाइबिलिटी ऑफ द गैस, मीथेन की लिक्विफिलिटी ज्यादा है. मीथेन की लिक्विफाइबिलिटी ज्यादा है, आप इसको ज्यादा इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, तो ये ज्यादा नीचे आती है इसकी. ये अभी हमने फैक्ट देखा है कि फैक्ट क्या होता है. द गैस विच इज मोर इजीली लिक्विफाइबल विल हैव मोर मिनिमा इन द Z ग्राफ. ऐसा क्यों होता है ये हम लोग जब वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ेंगे तब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा. लिक्विफाइबिलिटी समझा दीजिए, किसी ने पूछा है. लिक्विफाइबिलिटी मतलब द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन. इसके नाम से ही इंडिकेट होता है. द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इज कॉल्ड लिक्विफाइबिलिटी. किसी गैस के लिक्विफाई हो जाने की एबिलिटी. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर
which gas will diffuse fast, H2 or N2? Rate of diffusion of hydrogen upon rate of diffusion of nitrogen will be root over 28/2 होगा। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, जाहिर है डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है तो तेजी से डिफ्यूज होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन, अगर उनके टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो। अक्षय अग्रवाल। हाँ जी सर, हमने जब काइनेटिक गैस इक्वेशन को प्रूव किया था तब उधर पे हमने चेंज इन मोमेंटम का टाइम इंटरवल को कंसीडर ही नहीं किया था। चेंज इन मोमेंटम में टाइम इंटरवल को कंसीडर करके क्या करेंगे, एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज होता है, इससे टाइम का क्या रिलेशन है, ये आता है पलट जाता है, इसमें टाइम क्या करेगा। सर टाइम होगा तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिलेगा। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में पहले हमने निकाला था कि एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज होता है, फिर हमने देख लिया था कि ये पार्टिकल एक सेकंड में कितना टकराता है, तो टाइम का कंस्ट्रेंट वहां लेकर तो आए थे हम फिर कि वो एक सेकंड में बार आके टकरा रहा है, उसकी वेलोसिटी के मोमेंटम में कितना टाइम लग रहा है चेंज होने में वो नहीं किया, मोमेंटम में कोई एक टाइम सेकंड नहीं में लगता, कितनी मोमेंटम में कोई टाइम नहीं लगता चेंज होने में, वो टकराता है तो वो बहुत इंस्टेंटेनियस टक्कर होती है क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है मॉलिक्यूल्स की। और सर एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी एक ही होगा, अगर प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तो सेम ही रखेंगे। जब इनके फार्मूले अलग हैं तो इनकी वैल्यू सेम कैसे आ सकती है, ये दोनों सेम कैसे हो सकती है, √8 RT अपॉन पाई एम और √3 RT अपॉन एम, क्या ये दोनों एक ही चीज है, मीन्स इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, मतलब क्या 8 अपॉन पाई इक्वल टू 3 होगा। नो सर। देन सर मगर दोनों तो एक ही चीज है, एवरेज वेलोसिटी को ही बता रहे हैं। अरे कैसे एक ही चीज है यार, ये सिंपल एवरेज है, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, ये सिंपल एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी सिंपल एवरेज है वेलोसिटीज का, लेकिन ये स्क्वायर्ड वेलोसिटीज के एवरेज का स्क्वायर रूट है, ये सेम नहीं आएगा। स्क्वायर्ड वेलोसिटी करने वाले में प्रॉब्लम सॉल्व में कौन सा यूज करेंगे, तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में आरएमएस वेलोसिटी पूछी है तो तुम एवरेज काहे निकालोगे भाई, नहीं। अरिहंत जैन। हेलो। हाँ जी सर वो डीजेनरेसी टॉपिक फिर से समझा देंगे क्या? We are studying gaseous state chapter and this is the doubt class for gaseous state, so you should not ask degeneracy for atomic structure, ठीक है, उसके लिए वीडियो लेक्चर वापस से देख लो। यस सर। हेलो। हाँ जी राजकुमार असाटी। एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर नियरली, नहीं सर राजकुमार उप्टे। सर जो मेरा डाउट ये था, जो आपने कंक्लूजन कल लिखवाया था ना हम लोगों को कि एट लो टेम्परेचर एंड हाई नियरली आइडियल होती है और हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, तो इसका मतलब से होता है। कुछ भी आवाज समझ में नहीं आई तुम्हारी क्योंकि आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिख के बता दो इसको। अन्यासाठी। हाँ जी सर मुझे ये पूछना है, जो हमने कल 3 टाइप की वेलोसिटीज पढ़ी है, तो सर जैसे कि एक अगर पूरी गैस है तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग वेलोसिटीज होंगी या पूरी गैस मॉलिक्यूल्स की एक ही वेलोसिटीज होंगी? पूरे गैस मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप की वेलोसिटी होती है, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल 3 वेलोसिटी से जाता है, एक मॉलिक्यूल की 3 वेलोसिटी नहीं सकती। दरअसल इस सिस्टम की
वेलोसिटीज को हम तीन प्रकार से बता सकते हैं, एवरेज या आरएमएस या एमपी। ये तीन प्रकार से बता सकते हैं, ये बताने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि वन सिंगल मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू थ्री वेलोसिटीज। एक मॉलिक्यूल एक ही मोमेंट पे तीन वेलोसिटी नहीं रख सकता। एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना सिस्टम है, आप उसका एवरेज टर्म, वेलोसिटी का एवरेज टर्म सिंपल एवरेज से बता रहे हैं कि आरएमएस तरीके से। तो ये तरीका है, एक्चुअली तरीका बदल रहा है चीजों को बताने। ठीक है। ओके सर, तो जैसे कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली वेलोसिटी होती है वो बहुत सारे पार्टिकल्स वैसी वाली मतलब हाँ, रखते हैं ये वाली वेलोसिटी, तो ऐसी आरएमएस और एवरेज वेलोसिटी में भी कुछ होता है ऐसा? एक्चुअली एमपी वेलोसिटी वो है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल रख रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल रख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो एवरेज टर्म हो। एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? वो एवरेज टर्म है। आरएमएस वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? वो आरएमएस वेलोसिटी है। स्क्वायर्ड वेलोसिटी इसके मीन का स्क्वायर रूट वेलोसिटी है। मींस उनके अपने अपने मीनिंग है ना। हर्षित चटर्जी। सर हेलो हम्म सर, मेरे को ये पूछना था, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन वाले फॉर्मूले में 1/n dn/dv क्या इंडिकेट करता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को ऑक्यूपाई करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी ग्राफ जो रहता है, इसमें ये जो टर्म रहती है ये बताती है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को ऑक्यूपाई करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कितना है। सपोज हम इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इस वेलोसिटी को ऑक्यूपाई करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कितना है, वो यहाँ से आ जाएगा। सपोज ये आया 0.2, मतलब सिस्टम के अंदर 20% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास ये वेलोसिटी है। अयान राजपूत। सर, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट में बताया था कि उनकी जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो होती है और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे में तो पूरे सिस्टम की वॉल्यूम भी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से तो बना है पूरा सिस्टम। बात को हम लोग अभी आगे वैन डर वाल इक्वेशन में जस्टिफाई करेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक अजम्पशंस पे बेस्ड है, जिसमें हाइपोथेटिकल अजम्पशंस लिए गए हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो जीरो साइज के होते हैं, ये जीरो साइज के मॉलिक्यूल को अगर आप टेम्परेचर कम करके पास पास आना अलाउ कर दो, और तो ये जीरो साइज के मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर कम करने पे पास पास आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे, तो मुझे बताइए कि बिल्कुल जीरो टेम्परेचर पर, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा और ये जीरो साइज के बिल्कुल कंप्लीटली पास आ चुके होंगे, तो जीरो साइज के मॉलिक्यूल कुल मिला के कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? राजपूत। सर, एक मॉलिक्यूल जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे मेरे भाई, जीरो साइज के मॉलिक्यूल अगर इकट्ठा हो गए तो टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर लेंगे? जीरो। जीरो। इसी से अपन चार्ल्स लॉ डिफाइन कर पाते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। व्हेन द टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, वॉल्यूम विल आल्सो टेंड्स टू जीरो। अगर आपने इनको जीरो साइज का नहीं माना होता तो वो जीरो टेम्परेचर पे भी जीरो वॉल्यूम नहीं रखते, चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन नहीं हो पाता। इसलिए ये मानना ठीक है एजम्पशन के तौर पे ही कि ये जीरो साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन अब आप इसको रियलिटी में देखोगे कि क्या रियलिटी में हो सकता है, तो हमने तो पहले ही बोल दिया ना कि ये एक हाइपोथेटिकल गैस के लिए बात है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कोई गैस आइडियल नहीं होती है, तो आप इसको रियलिटी में क्यों मान रहे हो? अक्षिता मिश्रा। ये अपने बैकग्राउंड की वॉइसेस को कंट्रोल आप करो, नहीं तो फिर अपना हैंड रेज मत करो। क्वेश्चन पूछा तनिष सराफ ने,
If no gas is ideal, then why do we apply gas laws for gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide? Do consider them as ideal only for solving numericals? जी हाँ, जेई अक्षिता पहले अपनी बैकग्राउंड आवाज से सही करो, उसके बाद क्वेश्चन पूछो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, पूरा बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। तनिष्क ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई गैस आइडियल नहीं है तो हम उस पर गैस इक्वेशन क्यों लगाते हैं? जस्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन एडवांस। आपके कोर्स में ये एज्यूम किया गया है कि आपको सारी गैसेस को आइडियल मानकर ही सॉल्व करना है ताकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ ना हो जाए। अभी हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि कोई गैस आइडियल नहीं होती है, गैसेस रियल होती हैं, तो फिर उनके लिए क्या करें, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो उन पे लगाई जा सकती है, मगर वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका ये कहना ठीक है कि डू वी कंसीडर देम आइडियल ओनली फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स? यस, टू मेक द थिंग सिंपलर। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है, कैन एन आइडियल गैस बी मेड? जैसे CO2 इज मिक्स्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, वैसे ही क्या कोई आइडियल गैस बना सकते हैं? आइडियल गैस कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन आइडियल गैस हो सकती है अगर आइडियल गैस इस पे के पॉस्टुलेट इस पे लगा दें। आइडियल गैस ऐसा नहीं है कि सारी गैसेस एक तरफ है और कोई एक गैस बनाई जा सकती है जो आइडियल, ये कॉन्सेप्ट है केवल। किसी गैस के बिहेवियर की एक बाउंड्री लाइन वैल्यू आइडियल बिहेवियर है। जैसे हम जानते हैं कि किसी गैस के लिए प्रेशर एग्जैक्टली डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नहीं रहता है, लेकिन अगर वही गैस बिल्कुल आइडियल बिहेव करती तो क्या वो करती? वो ये करती। क्या O2 गैस ये ऐसा बिहेवियर देती है? O2 प्रैक्टिकली ऐसा बिहेवियर देती है। अगर O2 गैस ही ऐसा बिहेवियर देती तो आइडियल गैस एक कॉन्सेप्ट है, कोई रियलिटी में आइडियल गैस होती नहीं है, बट एवरी कैन बी कंसीडर्ड एज आइडियल। फिर किसी ने फिर से पूछा है लिक्विफाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं बता चुका हूं। पैकेज ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6, पैकेज में ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन 6, ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड in an empty container at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने एक एम्प्टी कंटेनर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्वल वेट्स ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन मिक्स कर दिए। तो सपोज आपने W ग्राम हाइड्रोजन मिक्स की है, W ग्राम मीथेन मिक्स की है एक कंटेनर में। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज, टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन एक करेगा? partial pressure of hydrogen will be equals to mole fraction of hydrogen into total pressure। तो partial pressure of hydrogen upon total pressure of hydrogen, ये है टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन एक्सर्ट कर रहा है, और वो हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। मतलब हमें हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन पता करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द वेसल W/2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन द हाइड्रोजन W/16, टोटल नंबर ऑफ मोल्स W/2 प्लस W/16। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? W/2 अपॉन W/2 प्लस W/16। W कैंसल हो जाएगा, तो दिस इज 1/2 अपॉन 1 अपॉन प्लस 1/16। इसको सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे। जो किसी गैस का मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन होता है वही उसका प्रेशर फ्रैक्शन होता है, और क्वेश्चन में आपको प्रेशर फ्रैक्शन पूछा है कि हाइड्रोजन कितना प्रेशर फ्रैक्शन देगी, टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन का प्रेशर होगा। टेम्परेचर प्रेशर और डेविएशन रिलेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। किसी रियल गैस के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्रेशर डेविएशन का बिहेवियर क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैसेस इस प्रकार से बिहेव करती हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z1 से बड़ा रहता है और प्रेशर बढ़ाने पर और बड़ा होता जाता है। अगर हम एक कंटेनर में
हाइड्रोजन और हीलियम को गैसेस को लेकर उनके लिए Z मेजर करें और प्रेशर बढ़ाते जाएं तो Z उनका और बड़ा आता जाएगा। नाइट्रोजन गैस के लिए Z प्रेशर बढ़ाने पर इस प्रकार से वेरी करता है कि पहले Z 1 से छोटा होता है और कम होता है, मिनिमम पे पहुंचता है, फिर बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये और ज्यादा नीचे जाता है। तो ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात है। लेकिन अगर हमको टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखना है तो किसी गैस के लिए Z लो टेम्परेचर पर ऐसी लाइन रखता है, मतलब ये 1 वाली लाइन आइडियल लाइन से बहुत ज्यादा दूर रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये 1 लाइन के पास आ रहा है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये और पास आता है। मतलब हाई टेम्परेचर पर गैस की लाइन 1 लाइन के ज्यादा पास है, तो गैस हाई टेम्परेचर पर, और ये सारे ग्राफ बहुत लो प्रेशर की बात हम करें, 0 को 10 करता हुआ प्रेशर ये वाला रीजन, तो सारे ग्राफ 1 के पास है। तो लो प्रेशर पर गैस नियरली आइडियल बिहेव करती है, चाहे वो कोई भी गैस हो। गैसेस में Z 1 से डिविएट कब होता है? हाई प्रेशर पे या लो टेम्परेचर पे। सर क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब बता दीजिए। कहाँ पढ़ा आपने ये? सर पिछले टेस्ट में आया था सर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो अभी क्रिटिकल टेम्परेचर आप अभी रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास में आपको समझ जाएगा। वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा रखा जाए तो फिर हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। बट इसको और हम प्रॉपर डिटेल देखेंगे अगली क्लास में या उसके अगली क्लास में। एक बार मैक्सवेल वाला कर्व समझा दीजिए। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ये कहता है, जैसे क्लास में एक टेस्ट हुआ और अलग अलग लोगों को अलग अलग नंबर आए, तो जनरली हम ये देखते हैं कि क्लास में नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत कम नंबर आए होंगे, और ऐसे भी बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत ज्यादा नंबर आए होंगे। ऐसा होता है जनरल। अगर हम देखें तो कोई टेस्ट का रिजल्ट, एक नंबर ऐसा होता है जो मैक्सिमम लोगों को आया होता है। तो सेम वैसी ही बात है, एक वेसल के अंदर अगर गैस है तो अगर देखें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, ऐसे मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन को अभी आप नंबर ही समझ लो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर वेलोसिटी, इस फ्रैक्शन को आप अभी नंबर समझ लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है। तो किसी गैसियस सिस्टम में ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बहुत कम होता है जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन भी बहुत कम होता है जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक वेलोसिटी ऐसी होती है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पजेस करते हैं, ये वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ग्राफ ऐसा होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू तो बढ़ जाती है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट वेलोसिटी घट जाता है। What is the molecular weight of a gas that diffuses twice as rapidly as the gas with molecular weight 64? एक गैस है A, उसका मॉलिक्यूलर वेट 64 है। एक गैस B है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा तब जबकि गैस B गैस A की तुलना 2 टाइम्स ज्यादा फास्टर रेट से डिफ्यूज हो रही है। Molecular weight of the gas that diffuses twice as rapidly as the gas with molecular weight 64. तो गैस B जो है वो गैस A के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ज्यादा फास्टर रेट से डिफ्यूज हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A will be equal to रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B। अब मान लेते हैं कि दोनों सेम प्रेशर पे थी, ये टर्म 2 है, तो 2 इक्वल टू रूट ओवर
64 upon molecular weight of gas B. 2 square is equals to 64 upon molecular weight of gas B. Molecular weight of gas B will be 64 upon 4. So that comes to be 16. तो उसका molecular weight 16 ग्राम पर मोल है. अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हाइड्रोजन गैस इज आइडियल गैस और नॉट. आइडियल गैस एक कॉन्सेप्ट है. आइडियल गैस केवल एक कॉन्सेप्ट है कि कोई गैस अपने बिहेवियर में आइडियली कैसा बिहेव कर सकती है टेम्परेचर प्रेशर की ऑल रेंज में. ये एक कॉन्सेप्ट है, कोई गैस आइडियल नहीं होती है. तो हाइड्रोजन क्या, कोई सी भी गैस आइडियल नहीं होगी. देवांश ने पूछा है, कैन वी से दैट एट सम स्पेसिफिक प्रेशर्स a gas may follow all the gas laws and be ideal gas for specific pressure like N2 at some point Z equal to 1. Good question. कोई गैस टेम्परेचर प्रेशर की एक कंडीशन में नियरली आइडियल हो सकती है, और वो मैंने बताया था कि वो ऐसा कब करेगी. लो प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पे गैस रहेगी. आप एक गैस को जितना लो प्रेशर पे रखोगे, जितना हाई टेम्परेचर पे रखोगे, उसमें आइडियल बिहेवियर चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे, वो उतना ज्यादा आइडियल बिहेव करेगी. लेकिन फिर जब आप उसमें प्रेशर चेंज करोगे, प्रेशर हाई कर दोगे, नॉन आइडियल बिहेव करने लग जाएगी. If a gas exerts pressure on the wall of container, then why doesn't it constantly releases energy? गैसेस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाती हैं, वो वॉल इतनी रिजिड होती है कि वो गैस उसको आगे पुश नहीं कर सकती है. लेकिन वही प्रेशर अगर आप पिस्टन पे देखते हैं और बाहर अगर प्रेशर ना हो तो वो पिस्टन को ऊपर भेजती रहती है, तो वर्क तो कर ही रही होती है गैस, बशर्ते कि बाहर का प्रेशर उसको बैलेंस ना कर दे. जो आरएमएस एमपी और एवरेज वेलोसिटी का कंपैरिजन ग्राफ है, उसमें आरएमएस को लास्ट में क्यों रखा है? अरे उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी. एमपी वेलोसिटी रूट ओवर 2 आरटी अपॉन एम होती है, जबकि एवरेज वेलोसिटी रूट ओवर 8 आरटी अपॉन पाई एम होती है. तो ये 2 की टर्म रखती है, आरटी अपॉन एम कॉमन है, तो ये 8 अपॉन पाई की वैल्यू रखती है, और लेकिन ये 3 आरटी बाई एम होती है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसी की ज्यादा आएगी आरएमएस की. लास्ट में उसको रखा थोड़ी है, वैल्यू उसकी ज्यादा आएगी. एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर नियरली आइडियल होती है गैस. बताया तो था, इसका कंक्लूजन यही है. P और 1/V का ग्राफ फिर से समझा दीजिए. ये ग्राफ अगर ऐसा है तो ग्राफ को एनालाइज अगर आप करोगे तो इस बात को समझा रहा है. जब प्रेशर यहां से यहां कर दिया, मतलब आधा कर दिया, तो यहां जितना वॉल्यूम था इतना वॉल्यूम उसका डबल हो गया. प्रेशर आधा करने पे वॉल्यूम डबल हो जाता है. अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वैसे ही आएगा. जब प्रेशर 0 को टेंड करेगा तो देख रहे हैं कि ये कर्व वॉल्यूम के लाइन पर इंफिनिटी को टेंड कर रही है. राजकुमार, कंक्लूजन, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस डिविएट करती है. जी हाँ, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर नियरली आइडियल रहती है. जी, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? मतलब आपने लिख तो रखा है, एक गैस ये Z इक्वल टू 1 ये आइडियल बिहेवियर है, और ये ग्राफ ऐसा है. मतलब ये लो प्रेशर का जो रीजन है ये ग्राफ 1 पे शुरू हो रहा है, मतलब ये आइडियल बिहेवियर है गैस का. फिर ये 1 से बहुत दूर हो गई लाइन, मतलब ये
हाई प्रेशर पे रिएक्ट कर गई। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने देखा था हाई टेम्परेचर पे ये लाइन ऐसी जा रही थी, लेकिन टेम्परेचर हाई कर दिया तो ऐसी हो गई, मतलब 1 के पास आ गई। मतलब वो गैस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करने लगती है। कल के टेस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आएगा क्या, किसी ने पूछा है? नहीं, कल के टेस्ट में केवल गैसियस स्टेट आएगा। व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? मॉलिक्यूल अगर मूव करते हैं, एक गैस मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है। सपोज एक गैस मॉलिक्यूल है और वो अपने इस एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है और कहीं जा भी रहा है, तो ये जब कहीं जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो इस वेलोसिटी के कारण है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन इस अपने एक्सिस पे रोटेट करने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 3/2 RT इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस। ये जो फार्मूला है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ये रोटेशनल या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS velocity of oxygen be 1.5 times of its value at NTP? ऑक्सीजन की एट NTP RMS वेलोसिटी होती है V1, एट T टेम्परेचर इसकी वेलोसिटी होती है V2। तो ऑक्सीजन की RMS वेलोसिटी किस टेम्परेचर पर NTP पे वेलोसिटी का 1.5 टाइम्स हो जाएगी। According to question, V2 must be equal to 1.5 times of V1 होना चाहिए। At what temperature will the RMS velocity of oxygen be 1.5 times of its value at NTP? तो velocity of oxygen at temperature T2 will be root over 3R T2 upon M. Velocity of oxygen at temperature V1 will be root over 3R T1 और NTP है तो टेम्परेचर 273 है, तो ये 273 अपॉन एम, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, रूट ओवर 3R M रूट ओवर 3R M कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी एट टेम्परेचर 2 वेलोसिटी एट टेम्परेचर 1 इक्वल टू रूट ओवर T2 अपॉन 273। अच्छा, V2 अपॉन V1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए 3/2, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये, तो 3/2 इक्वल टू रूट ओवर T2 अपॉन 273। 3/2 का स्क्वायर 2 अपॉन 273, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू 273 इक्वल टू T2 होना चाहिए। Does dn by dv here indicate differentiation? जी हाँ, ये डिफरेंशिएशन को बता रहा है। What is the molecular form of ideal gas? आप समझ नहीं रहे हो कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है जो हमने काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हाइपोथेटिकली बनाई है, उसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म वगैरह की कोई बात नहीं आएगी। चलिए, बाकी के क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, तो बाकी का नेक्स्ट में देखेंगे। हेलो सर। हाँ जी सर, आपने जो ऑब्जेक्टिव का जो लेवल 1 है उसमें आपने रेज इन 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है, आपने उसको 1 केल्विन लेके सॉल्व कर दिया था वीडियो में। अगर किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज किया जाता है तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन राइज सेम होता है, क्योंकि साइज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन एक ही होता है। सेम सपोज एक गैस का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने इसका टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ा के किया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया
ये पहले 298 केल्विन पे थी, अब ये 299 केल्विन पर है, तो केल्विन में कितना राइज आया? 1 केल्विन, क्योंकि यूनिट वाइज देखें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन का साइज सेम है, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में एक ही आता है। सर और VRMS का यूज क्या है, वेलोसिटी का VRMS? VRMS का यूज क्या है? VRMS काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी इन्वॉल्व रहती है, दरअसल वो आस वेलोसिटी होती है, वो नॉर्मल एवरेज नहीं रहता वेलोसिटीज का। मतलब ये बाय डेफिनेशन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज के मीन का स्क्वायर रूट वेलोसिटी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखेंगे।